गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका अपना चैनल यूएसवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के टीजीटी की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों को सिलेबस के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें जो है सिलेबस का पता नहीं है, और जिसे सिलेबस का पता न हो तो तैयारी किस दिशा में करेगा। तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको पता हो कि हमारा विषय क्या है, विषय में कौन कौन से जो है टॉपिक है, किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टॉपिक से कितने भाग हैं, कितने भागों में जो है उसे बांटा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, प्रतियोगी छात्रों को सबसे पहले दिमाग में विषय ही अपना कि कौन कौन सा पार्ट है, कितने कितने पार्ट है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले इसी को दिमाग में बैठाना होता है। अगर ये दिमाग में नचता रहे, चारों तरफ से दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका आधा तैयारी हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो पता रहेगा ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आधा समस्या आपकी हल हो जाती है। बाकी बचता है टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ क्या है, तो वो आपके आसानी से याद हो जाते हैं। तो पहले आगे हम ये जानते हैं कि हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो क्या क्या टॉपिक बनता है, कौन कौन से भाग होते हैं। तो हिंदी विषय से हम देखें कि लगभग 6 भाग, इसके 6 या 7 भाग बन जाते हैं। तो मोस्टली 6 भाग ही इसके इम्पोर्टेंस है। जैसे साहित्य है, हिंदी साहित्य, ये पहला भाग आपका बनता है हिंदी साहित्य। दूसरा भाग आपका बन जाता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य एक तो काव्य है, एक काव्य है, काव्य साहित्य, और एक आपका बनता है गद्य साहित्य। काव्य साहित्य और गद्य साहित्य। ठीक है। हिंदी साहित्य में काव्य और गद्य दो पार्ट बन जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आता है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ये आपका दूसरा टॉपिक। एक हो गया हिंदी साहित्य, दूसरा हो गया हिंदी व्याकरण हो गया। तीसरा इसके टॉपिक बनते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण भी बन जाते हैं। तो ये हो गए संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र भी आता है, पांचवा होगा यहाँ पे, शायद अब दिख नहीं रहा होगा तो इसको ऊपर लिखते हैं। पांचवें टॉपिक को हम ऊपर लिख देते हैं। पांचवा जो हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र
और छठा जो है, छठा इधर कर देते हैं, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान। तो आप देख सकते हैं कि 6 टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पहला जो सबसे बड़ा टॉपिक है हिंदी साहित्य, जिसके 2 भाग आपको दिखाई देंगे, एक काव्य साहित्य है, एक गद्य साहित्य है। और दूसरा आपका हिंदी व्याकरण है। तीसरा जो है संस्कृत साहित्य है और संस्कृत व्याकरण है। उसके बाद काव्य शास्त्र है और भाषा विज्ञान है। तो सबसे बड़े टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है इसमें वो है हिंदी साहित्य। और दूसरे नंबर पे जो बड़ा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। उसके बाद आप देखेंगे काव्य शास्त्र है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। भाषा विज्ञान है, संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत साहित्य है और संस्कृत व्याकरण है। ये दोनों 4 टॉपिक जो हैं आपको बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पे आप काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज का केवल 30 मिनट समय देते हैं इस पर, 30 मिनट, तो ये काफी हो जाता है, पर्याप्त है इसके लिए। और भाषा विज्ञान भी 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट इस पर रोज वर्क करिए, ठीक है। 30 मिनट, ज्यादा समय इस पर देने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 30 मिनट इसको पढ़िए प्रतिदिन। काव्य शास्त्र 30 मिनट, भाषा विज्ञान भी 30 मिनट। नीचे देखते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य को भी 30 मिनट से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप 30 मिनट ही पढ़ना है आपको। और संस्कृत व्याकरण, ये भी आपको 30 मिनट, इससे ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये पर्याप्त है प्रतिदिन का 30 मिनट, ठीक है। देखिए पढ़ने का तरीका, कहाँ कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, सबसे जरूरी चीज ये है। आप लोग जो है पता चलता है दिन भर भाषा विज्ञान पढ़ते रह गए, दिन भर काव्य शास्त्र पढ़ते रह गए, या दिन भर साहित्य ही पढ़ते रह गए, ऐसे तैयारी नहीं होगी। तैयारी करने के लिए आपको चाहिए पहले काव्य शास्त्र पर कितना हमको पढ़ना है, कितना ध्यान देना है इसको, और क्या पढ़ना है उसमें। तो क्या पढ़ना है वो बाद में बताएंगे, समय कितना देना है पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। तो काव्य शास्त्र को हमको 30 मिनट देना है प्रतिदिन। भाषा विज्ञान, इस पर भी आपको 30 मिनट ही देना है। और संस्कृत साहित्य, इस पर भी आपको 30 मिनट, और संस्कृत व्याकरण 30 मिनट। तो अब तक हमने देखा कि 2 घंटे का हमारा ब्यौरा बन गया। कितने घंटे? 2 घंटा। तो 2 घंटे का ब्यौरा हमारे पास आ गया है। प्रतिदिन का 2 घंटा हमको काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान पर देना है। अब आते हैं हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य पर हमको कितना समय देना है ये देखते हैं। तो हिंदी साहित्य में 2 पार्ट हैं, एक काव्य है, एक गद्य है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य पे आपको टोटल जो है 5 घंटे का समय देना है। 5 घंटे प्रतिदिन अगर आप दे रहे हैं, 5 घंटे, ये सफल होने के लिए है, आपको इतना करना पड़ेगा। अगर सफलता चाहते हैं तो इतना आपको समय निकालना पड़ेगा। तो 5 घंटे का समय आपको जो है हिंदी साहित्य पर देना है, जिसमें 3 घंटा काव्य के लिए आप दे दीजिए, 3 घंटे काव्य और 2 घंटे गद्य पर, 5 घंटे हो गए। और बच गया यहाँ हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आपको कितना समय देना है? तो ज्यादा नहीं, 2 घंटे इस पर समय दीजिए आप। 2 घंटे का समय यहां दीजिए। तो टोटल आपके पास हो गए 5 और 2 7, तो यहां हो गए 7 घंटे, ठीक है। तो 7 और 2 9 घंटे, ये 9 घंटे का आपका ब्यौरा क्या हो गया, बन गया। प्रतिदिन आपको 9 घंटे पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सफल होना है, तो 9 घंटे आपको समय देना पड़ेगा इस टॉपिक पर, ठीक है।
तो पहला टॉपिक हमने बता दिया कि हिंदी साहित्य सबसे बड़ा टॉपिक है। दूसरा इसके बाद है हिंदी व्याकरण। ये दोनों टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है। इसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र। तो छोटे टॉपिकों पे आपका 30-30 मिनट का समय बहुत ज्यादा है, उतना में हो जाएगा। प्रतिदिन लेखनी होना चाहिए। और हिंदी साहित्य पे आपको 5 घंटे वर्क करना है और हिंदी व्याकरण पे कम से कम 2 घंटे आप समय दीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आते हैं कि काव्य साहित्य, हिंदी का जो काव्य साहित्य है उसमें आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है उसका। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलिए, अब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, एक तो ये आपका जो है मोस्टली है, जो गद्य में चाहे पद में दोनों में आ सकता है। तो इसके अंतर्गत गद्य और पद दोनों हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखें, या हिंदी साहित्य ही कह रहे, छोड़िए आप इतिहास को, इतिहास आपको हम बाद में समझाते हैं। इतिहास मतलब दोहराना है। तो हिंदी साहित्य जो है हमारा, एक तो इसका 2 भाग हमने आपको समझा चुका हूं कि काव्य है पहला भाग, और दूर लिखता हूं थोड़ा सा, और एक है गद्य। काव्य साहित्य है और गद्य साहित्य है। काव्य साहित्य, गद्य साहित्य। ठीक है, काव्य साहित्य में आपको पढ़ना क्या है, काव्य साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, इसकी बात करें कि काव्य साहित्य में क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें आता है साहित्य का इतिहास भी आ जाएगा इस यहाँ पर। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। क्योंकि काव्य जो है हिंदी जो साहित्य है उसका प्रारंभ काव्य से ही होता है, तो उसका इतिहास आपको जानना होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक आपका बन जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। ठीक है, कैसे आरंभ हुआ। तो इतिहास में पहला जो है टॉपिक आपका बनता है आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। अगर हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं तो उसको बांटा गया है ताकि अध्ययन में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो, प्रवृत्तियां समझ में आए आसानी से। तो पहला टॉपिक उसमें बनाया गया आदिकाल। दूसरा बनाया गया भक्ति का। भक्ति का, इसके बाद तीसरा आपका टॉपिक आ जाता है रीतिका। रीतिका, और जो चौथा टॉपिक आता है ये आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल से ही गद्य का आरंभ हो जाता है। यानी काव्य साहित्य हमारा यहाँ तक पहुँचता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ जो है आधुनिक काल से हमारा गद्य विधा भी स्टार्ट हो जाती है, यानी गद्य साहित्य भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इससे ऊपर आपको गद्य की रचनाएं नहीं मिलती हैं। आपको गद्य की रचनाएं रेगुलर कंटिन्यू जो है आधुनिक काल से मिलनी आरंभ हो जाती है। ठीक है, आधुनिक काल। आधुनिक काल अब ऐसा नहीं है कि वहां से काव्य लिखना बंद हो गया, यहाँ से भी काव्य चल रहा है और गद्य भी चल रहा है। यहाँ काव्य और गद्य दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो काव्य की बात करें
तो पहला आधुनिक काल में टॉपिक बनता है भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग। और दूसरा टॉपिक आपका बनता है द्विवेदी युग। ठीक है, और द्विवेदी युग के बाद आपका आता है तीसरा टॉपिक छायावाद। चौथा टॉपिक आपका आता है प्रगतवाद। और पांचवा प्रयोगवाद। और छठा जो है नई कविता, जो अब तक चल रही है। तो ये क्या है, अब तक चल रही है। ठीक है, समय सीमा की भी बात किया जा सकता है इसमें। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखें तो काव्य साहित्य में हिंदी साहित्य को दो पार्ट हमने बनाकर अध्ययन किया कि काव्य साहित्य और एक गद्य साहित्य। काव्य साहित्य का टॉपिक हमने इधर लिखा है, गद्य साहित्य का टॉपिक देख लेते हैं इस साइड। तो गद्य साहित्य में पहला बड़ी विधाओं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है नाटक का आरंभ हुआ था, नाटक विधा का। तो पहले लिखेंगे नाटक। उसके बाद दूसरी बड़ी विधा है उपन्यास। उसके बाद तीसरी विधा देख लेते हैं निबंध। निबंध। और चौथी विधा है कहानी। तो देखिए, ये बड़ी विधाएं हैं। चारों विधा जो है बड़ी है, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। इनके बाद जो है छोटी छोटी कुछ विधाएं हैं जिनको लघु विधा कह सकते हैं। तो पांचवा देखें तो आत्मकथा बन सकता है। छठा देखें जीवनी बन सकती है। और सातवां जो है संस्मरण है। संस्मरण। आठवां जो है रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज है। और भी कुछ है इसमें, जैसे डायरी है, रेखा चित्र है, एक एकांकी भी है। तो नाटक के साथ ही आ सकती है। यहाँ पे लिख देता हूँ एकांकी। एकांकी ये नवा मान सकते हैं इसको। और 10वां डायरी। और 11 नंबर पे जो आप देख सकते हैं यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त। ठीक है, चलिए। तो ये नाटक हो गया और एकांकी हो गया। नाटक, एकांकी, उपन्यास हो गया, डायरी हो गया, निबंध हो गया, यात्रा वृत्त हो गया, कहानी हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया। ठीक है, और यहाँ टॉपिक आपका बना हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा है, मात्रा छूट गई है, कोई बात नहीं, मात्रा इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक, आदिकाल, भक्तिकाल, इसमें देख सकते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसमें आपको 5 घंटे का समय देना है इन दोनों टॉपिकों पर, जितने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है।
इन सभी पे आपको 5 घंटा, टोटल आपको 5 घंटे का समय देना है। ठीक है, 5 घंटा आपको इस पर 5 घंटे, बाकी 2 घंटे आप इसके व्याकरण पे दे सकते हैं, और 2 घंटे, 4 घंटे अभी चाहिए ना, 9 घंटे की बात हुई थी, 9 घंटे की, तो 9 घंटे में से 5 घंटे आपको जो है इस पर देना है, इस टॉपिक पे, 2 घंटे आपको व्याकरण पर देना है। व्याकरण को भी हम लिख रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। फोकस करना है आपको काव्य पर, सबसे ज्यादा काव्य पर, इस पर 3 घंटे आप दीजिए, 3 घंटे। और दूसरी फोकस करना है, दूसरी 3 घंटे और 2 घंटे यहाँ कर लीजिए, 2 घंटे इस पर, 3 घंटे इस पर। ठीक है, तो टोटल हो गए 5 घंटे। अब देखिए 2 घंटे में आपको क्या करना है, नाटक पढ़ते जाना है, याद हो चाहे ना हो याद हो, अपने आप याद हो जाएगा, बस पढ़ना है। तो और ये ना कि याद करने की कोशिश करें कि एक ही पेज को जिंदगी भर याद करते रह जाए, ना वो याद होगा ना आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि उसको पढ़ना है, याद होगा वो बाद में देखा जाएगा याद हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले नाटक पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, निबंध पढ़िए, कहानी पढ़िए, आत्मकथा पढ़िए, जीवनी पढ़िए, संस्मरण पढ़िए और रिपोर्टाज पढ़िए, एकांकी पढ़िए, डायरी पढ़िए, यात्रा वृत्त पढ़िए। अब इसमें इंपॉर्टेंस कौन है, इतनी सारे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहाँ है? बड़ी बड़ी विधाओं पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए आप। बड़ी विधाएं जैसे नाटक, इस पे आप फोकस करिए, ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा मेहनत उपन्यास के लेकर के करिए, उसके बाद निबंध पर करिए, थोड़ा कहानी पर करिए। इधर तो बहुत कम रचनाएं आपको मिलेंगी, आत्मकथा में बहुत कम रचना मिलेगी, जीवनी में आपको बहुत कम रचना मिलेगी, संस्मरण में भी आपको बहुत कम रचना मिलेगी, रिपोर्टाज में भी बहुत कम मिलेगी, एकांकी में भी बहुत कम मिलेगी, डायरी में भी कम मिलेगी, यात्रा वृत्त में भी कम मिलेगी। अब यहाँ देखिए, तो नंबर की अगर बात करें तो नाटक से आपको लगभग 4 प्रश्न बन जाएंगे, नाटक से लगभग 4 प्रश्न। तो नाटक हमारा हो गया, 4 प्रश्न दे रहा है। देखिए अब इनके थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न नियर अबाउट आ रहे हैं। तो देखिए 4 प्रश्न आपके लगभग यहाँ से आ रहे हैं, और लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ उपन्यास देगा। ठीक है, 5 प्रश्न रख लीजिए, 5 प्रश्न आपका जो है उपन्यास से। निबंध से भी 3 प्रश्न आने ही है, और कहानी से भी 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। और बाकी इधर जो है आपको 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, तो 1-2 करके ही आते हैं। ठीक है, एकांकी भी 1-1-1, तो इधर के सारे छोटी विधाओं में 1-1 प्रश्न या कभी कभी 2 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इधर आता है आदिकाल में। इधर देखिए आदिकाल में लगभग प्रश्न आपके बन जाते हैं, 4 प्रश्न बन जाएंगे, 4 प्रश्न या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न, ऐसे आपके बनते रहते हैं। भक्ति काल में 5-5 प्रश्न बन जाते हैं, रीतिकाल से भी 3 या 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, और आधुनिक काल में देखिए भारतीय युग, तो यहाँ भी लगभग 3 प्रश्न, द्विवेदी युग में भी लगभग 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। छायावाद में सबसे ज्यादा मिल सकते हैं, यहाँ भी 5 से 6 मिल सकते हैं, 5 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। प्रगतिवाद में भी 4 प्रश्न यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रगतिवाद में 3 प्रश्न हो सकते हैं, 3 कभी 4 भी हो सकते हैं। प्रयोगवाद में 4, नई कविता में आपको 2-3 प्रश्न आपको यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लगभग इन दोनों को मिला करके मैं बताऊं तो लगभग 70 से 80 प्रश्न आपके जो है इसी टॉपिक से रहेंगे। कितने में से 125 में से 70 से 80 प्रश्न आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। कुछ कथन होते हैं, कुछ पंक्तियां होती हैं समान, तो टोटल मिलाकर के 70 या तो 70 प्रश्न ले सकता है इसमें से, या फिर 80 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब जो है हिंदी व्याकरण की बात करें, वहां से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है उसमें हिंदी व्याकरण में। तो देखिए हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण की अगर बात करें, इसमें लगभग प्रश्न आपको मिल जाते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। 35 से 40 क्वेश्चन। मेहनत आपको 2 घंटे करना है। 2 घंटा अगर आप मेहनत कर देते हैं, केवल 2 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो आपका 35 से 40 प्रश्न आपका कहीं गया नहीं है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा टॉपिक इसमें बड़े बड़े हैं, एक एक दो प्रश्न पूछता है। तो देखेंगे इसमें आपको वर्णमाला देखने को मिलेगा, तो वर्णमाला देखना है। इसके बाद संधि है, इम्पोर्टेंस। देखिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। तो संधि है, इसके बाद समास है, संधि है, समास है, और इसके बाद देखें तो संज्ञा सर्वनाम प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। तो संज्ञा नीचे लिख देते हैं, सर्वनाम, इसके बाद जो है विशेषण भी हो सकते हैं। अव्यय, अव्यय से प्रश्न एक बार एक दो बन एक बनेगा, अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, आपको निपात है, निपात यहाँ लगा चुका हूँ, अव्यय या निपात से लिखने आएंगे। अच्छा, वचन है, उपसर्ग, उपसर्ग से प्रश्न आपको मिलते हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग है, और यहीं पे प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंस टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंस होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक के तो व्याकरण में बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ से प्रश्न फिक्स रहता है कि एक प्रश्न आना अनिवार्य ही है, तो उसको पहले लिखेंगे। शब्द रचना से प्रश्न आपको मिलेंगे। शब्द रचना, शब्द रचना में शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम भी आपको देखने को मिलेगा। तो तद्भव तत्सम, इसके बाद 8 9 देशज विदेशज शब्द हैं, तो ये भी आपका टॉपिक बन जाता है कि देशज विदेशज शब्द। तो देशज विदेशज शब्द हैं, और देख लेते हैं पर्यायवाची है, पर्याय है, अनेकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्याय है, अनेकार्थी है, और इसके बाद जो है मुहावरा बनेगा, मुहावरा या लोकोक्ति, लोकोक्ति, वाक्यांश
के लिए एक शब्द बन सकता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं वाक्य आ सकता है, क्रिया आ सकती है, वाच्य है, क्रिया है, विशेषण है, उसके बाद काल है। तो ये मोस्ट टॉपिक हैं इसके, जहां से आपको प्रश्न अनिवार्य है कि एक रहेगा। और भी टॉपिक हैं तो वहां से कभी कभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से जो है आपको प्रश्न 100% श्योर है कि मिलेगा। ठीक है, एक या दो आपको इन टॉपिकों से प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मतलब 18 19 टॉपिक है, 20 टॉपिक। तो एक दो टॉपिक इसमें से आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ और भी टॉपिक हैं तो अनिवार्य उनमें नहीं रहता है, कभी कभी प्रश्न आपको देखने को उधर मिलेगा, कभी कभी नहीं। हाँ, वाक्य शुद्धि भी आती है, देखिए वाक्य आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट से टॉपिक है। वाक्य शुद्धि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15-16 नंबर, वाक्य शुद्धि। ठीक है, या वाक्य ले लेते हैं, वाक्य, उसमें वाक्य शुद्धि भी आ जाता है और वाक्य के प्रकार भी आ जाएंगे। ठीक है, या वाक्य रचना जो भी कह सकते हैं। तो वर्तनी, देखिए एक टॉपिक वर्तनी का भी छूटा है, वर्तनी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मतलब आपको 40 प्रश्न या 35 प्रश्न इसमें से आपको दिखाई देंगे। वर्णमाला है, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, निपात है, उपसर्ग है, तद्भव है, तत्सम है, वाक्य है, वर्तनी है, देशज है, विदेशज शब्द है, पर्याय है, निकाती है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाच्य है, क्रिया है, विशेषण है, काल है, पदबंध है। तो इस तरह से कई इसमें टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं और ये मोस्ट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपको 100% श्योर है कि एक प्रश्न आपको मिलेगा। आपको 2 घंटा इस पर डेली समय देना है, 35 से 30 से 35, और सभी में किसी में एक प्रश्न, जैसे यहाँ हो सकता है 2 प्रश्न पूछ लेता है, समाज से भी हो सकता है कभी कभी 2 या 1 या 2, 1 या 2 इधर बन जाते हैं, इधर भी 1 या 2 पूछ लेता है, इधर एक संज्ञा से भी 1 या 2 हो सकते हैं, इधर एक है, उपसर्ग प्रत्यय से भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ मिलते हैं। तो इस टॉपिक से एक एक दो से ज्यादा किसी टॉपिक में नहीं बनेगा, किसी में 2 नहीं तो सभी में 1 1 2 2 1 2 1 2 ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं संस्कृत में क्या पढ़ना है। संस्कृत साहित्य में पहले देखते हैं। व्याकरण तो उसका बहुत आसान है, कोई बात नहीं, विभक्ति पूछ लेगा। व्याकरण में देखे जाए तो अनुवाद पूछ सकता है, उसमें भी संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय, यही मोस्ट है। तो अब बात करते हैं हम संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में यहाँ से प्रश्न आपको 5 से 6 मिल सकते हैं। 5 से 6 प्रश्न संस्कृत साहित्य से आपको मिलेंगे 30 मिनट में। 5 से 6 प्रश्न आप 30 मिनट में कर सकते हैं।
30 मिनट के अध्ययन पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 से 6 क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। इसमें साहित्य में जो है 10-11 कवि हैं, उन्हीं से प्रश्न बन जाता है। पहले तो हैं भास हैं, कालिदास हैं, और भारवी है, भवभूति है, इसके बाद माघ है, इम्पोर्टेंस, माघ कवि। ठीक है, तो कवि नंबर 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5। छठे नंबर का देखें, जयदेव हैं, राजशेखर हैं, श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, शूद्रक हैं, विशाखदत्त हैं, तो लगभग 10-11 कवि इसमें आपको शामिल है, दिखाई दे रहे हैं। भास, कालिदास, भारवी, भवभूति, माघ, जयदेव, राजशेखर, श्रीहर्ष, दंडी, शूद्रक, विशाख। इनमें सबसे इम्पोर्टेंस आपको देखें तो एक तो भास हो जाते हैं, भास को आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। भास हैं, कालिदास मोस्ट हैं, भारवी भी हैं, आपको माघ हैं, भवभूति से भी प्रश्न आ जाते हैं, जयदेव भी आपके मोस्ट ही हैं, और एक दंडी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं श्रीहर्ष, राजशेखर, विशाखदत्त, शूद्रक इन लोगों से प्रश्न नहीं आते हैं, आते तो सभी से हैं, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा चांस रहता है, इनसे प्रश्न हमेशा आता है और आया है। ठीक है, विशाखदत्त, शूद्रक, श्रीहर्ष, राजशेखर से भी प्रश्न आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इन लोगों से प्रश्न लगभग हमेशा आपको दिखाई देता है। तो कितने हो गए, 11 हैं, और 11 लोगों को आपको पढ़ना है। 30 मिनट का काम है, प्रतिदिन 30 मिनट आप पढ़िए, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ये कितना ही संस्कृत साहित्य आपको पढ़ना है। आप संस्कृत कि नहीं हिंदी के विद्यार्थी प्रतियोगी हैं, तो आपको हिंदी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करें तो वो भी ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट उसके लिए भी काफ़ी है। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या देखना है, तो संस्कृत व्याकरण में जो है शब्द रूप देख लीजिए, और दूसरा जो है धातु रूप देख लीजिए, दो हो गए, और तीसरा उपसर्ग, संस्कृत के, चौथा जो है प्रत्यय, और पांचवा इसमें जो है संधि हो जाएगा। ठीक है, और छठा जो है आपका समास, समास हो गया, और एक अनुवाद हो सकता है, अनुवाद। ठीक है, तो
इतने ही टॉपिक इसमें से लगभग हैं। शब्द रूप है, धातु रूप है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है और अनुवाद है। तो ये सभी टॉपिकों से लगभग एक एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 5 से 6 यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपके लगभग जो है 5 से 6 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टोटल संस्कृत से संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से लगभग 10 प्रश्न आ जाते हैं, दोनों में मैनेज कर लेगा। तो 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। संस्कृत व्याकरण से भी 5 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। तो 5 प्रश्न यहाँ भी आप रख सकते हैं संस्कृत व्याकरण से। ये भी आपको 30 मिनट की तैयारी से प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 30 मिनट शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अनुवाद, इन्हीं को देखना है प्रतिदिन 30 मिनट। ठीक है, अब इसमें से धीरे 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 प्रतिदिन आप क्या करते रहिए, 30 मिनट समय देते जाइए। ये सप्ताह में जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहा काव्य शास्त्र। इसमें क्या पढ़ना है, ये भी 30 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा। चलिए, तो काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, के लक्षण, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के दोष, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार। तो ये टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। काव्य के लक्षण, काव्य के गुण दोष, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये आपके कुछ काव्य ग्रंथ भी इसमें आ जाएंगे। काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ, तो ग्रंथ भी आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये भी आप 30 मिनट केवल आपको पढ़ना है। 30 मिनट प्रतिदिन अगर आप इस पर समय दे रहे हैं तो आपका ये तैयार हो जाएगा। तीस मिनट आपको समय यहाँ भी देना है। यहाँ से लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग 8 से 10, 8 से 10 प्रश्न यहाँ आपको मिलते हैं। 30 मिनट आपको तैयारी करनी है प्रतिदिन इसका, और 8 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक टॉपिक हमारा है भाषा विज्ञान का, वहां से भी लगभग 5 से 6 प्रश्न बन जाता है। भाषा विज्ञान, ठीक है। तो भाषा विज्ञान की अगर हम बात करें
भाषा का स्वरूप है। हिंदी भाषा का विकास है। देवनागरी लिपि है। ये भाषाएं हैं। हिंदी की ध्वनियां हैं। देवनागरी लिपि है। और राजभाषा है। राष्ट्रभाषा है। यही हमारे लगभग जो है टॉपिक हैं। बोलियां भी आती है इसी में। तो ये भाषाएं बोलियां। तो भाषा का स्वरूप इसमें से भी लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको, 4 5 प्रश्न यहाँ भी आपको मिल सकते हैं। 5 प्रश्न यहाँ। भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास, विभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये हमारे टॉपिक हैं। यहाँ भी आपको 30 मिनट की तैयारी केवल करनी है। 30 मिनट 30 मिनट अगर आप इसको देखते हैं तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा पूरा साहित्य आपको जो है ज़्यादा समय नहीं, 7 दिन में कंप्लीट करना है। ये टारगेट आपको बनाना है कि 7 दिन जो सप्ताह है, पूरे टॉपिक को एक बार जो है दोहरा जाना है। मतलब एक बार खत्म हो जाना चाहिए। जैसे 30 मिनट में इसको कवर करना है, 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। और उनको 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे जैसे रेशियो बताया गया वैसे करते हुए 7 दिन में जो है इसको कवर कर जाना है। और कवर करेंगे तब जब आप पढ़ते जाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। आतवार तक, यानी कि सोमवार से शुरू कर रहे हैं और रविवार, ठीक है। सोमवार से प्रारंभ होगा, रविवार तक खत्म हो जाएगा। सोमवार से प्रारंभ होगा, रविवार को खत्म हो जाना चाहिए पूरा टॉपिक, यानी कि कुछ भी ना बचे। अब याद जीरो, याद कुछ ना हो, जीरो होगा। एक हफ्ते में कुछ नहीं, मान लीजिए आपको याद है, मान लीजिए कुछ याद ही नहीं हुआ, लेकिन आपने टॉपिक क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आपको लगेगा कुछ याद हुआ, तो हुआ नहीं। लेकिन इतना जान लीजिए आपने एक राउंड में जो है 20% तो समझ ही लिया कि क्या क्या है इसमें। 20% आपको पकड़ बन जाती है उस पर, केवल एक हफ्ता में बस देख लेते हैं। तो फिर अगले हफ्ते फिर वही प्रोसेस, उसी चीज को फिर दोहराइए, फिर अगले हफ्ते फिर उसी चीज को दोहराइए, फिर अगले हफ्ते, ऐसे आप कंटिन्यू करते रहिए, यानी महीने में 4 बार। अब देखिए, सप्ताह में 1 बार, महीने में 4 बार, साल में 48। तो अगर साल भर का समय देखें तो साल भर अगर आप समय इस पर दे रहे हैं तो 48 राउंड हो गया। 48 बार आप सिलेबस को क्या कर दिए, पढ़ दिए, ठीक है। अगर दूसरा साल अगर देखें तो अब इसी का गुना कर लीजिए, तो 96 हो जाएगा। 96 बार, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इतने में आपका सिलेबस लगभग 80% तैयार हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप पढ़ देते हैं 48 बार साल भर में, तो आपका 80% आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे
और अपने विषय अपने दिमाग में चलाते रहेंगे। मुझे पढ़ना क्या है, कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या भाग पढ़ना है, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ये दिमाग में हमेशा आपके नचता रहना चाहिए। तब जाकर के आपका जो है साहित्य कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और लक्ष्य की प्राप्ति आपकी बहुत आसान हो जाएगी इस तरह से अध्ययन करने